Hello everyone, class 11th CBSE and RBSE चैप्टर नंबर 5 गलता लोहा। बेटा ये चैप्टर कल स्टार्ट हो गया था। पूर्व क्लास में हमने जो पढ़ा थोड़ा सा वो बताऊंगी, फिर उससे आगे देखिए। इस कहानी में शेखर जोशी की इस कहानी में गलता लोहा में जो पात्र थे मोहन और धन्नाराम। मोहन बहुत ज़्यादा होशियार था, ठीक है, इंटेलिजेंट था। जो टीचर थे त्रिलोकी सिंह, वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्लास का सारा काम उसी से ही कराया जाता था। किससे? मोहन से। और जो धन्नाराम था वो बहुत पढ़ाई में कमज़ोर था। मोहन एक पुरोहित परिवार का गरीब बच्चा था और धन्नाराम लोहार था, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि व्यक्ति चाहता क्या है, परिस्थिति उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, ये किसी को कुछ नहीं पता। यही दिखाया गया है इस पाठ में कि कैसे मोहन होशियार होने के बावजूद भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खाता है, किस हाल में कैसे रहता है और अंत में वो क्या काम करता है। अंत में जाके लोहे का काम करता है अपने मित्र धन्नाराम के पास जाकर। तो घूमते घूमते मोहन अपनी लोहे की वो छड़ी को ठीक कराने के लिए धन्नाराम की दुकान पर जाता है और उसके ही काफर पर जाकर बैठ जाता है। और वो, ठीक है, और वहाँ दोनों मित्र मिलते हैं, धन्नाराम और मोहन। धन्नाराम को उसके पिता 3 क्लास पढ़ाने के बाद ही स्कूल से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये और अधिक नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। और स्कूल के अध्यापक भी उसे ये बोल देते हैं मजबूरन। एक दिन टीचर ने भी ये बोल दिया। एक बार टीचर ने उससे, देखिए, 12 तक का पढ़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया। एक बार टीचर ने, ये दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं अपनी पुरानी बातों को, कि एक बार टीचर ने धन्नाराम से 12 का पढ़ा याद करने के लिए कहा। 12 का तो जैसे तैसे उसने याद करके सुना दिया, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया। 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया, अर्थात 13 का पहाड़ा याद करना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। उससे 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। जब टीचर ने सुना, मास्टर जी ने सुना, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटा के एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। देखिए इस पाठ में क्या बताया गया। जिसकी पिटाई होती थी उसे मारने के लिए डंडी भी उसी से ही मंगाई जाती थी। ये दोनों मित्र धन्नाराम और मोहन अपनी बातें कर रहे हैं बचपन की, जब ये मोहन धन्नाराम की दुकान पर चला जाता है, ठीक है। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। जो मास्टर जी था उसका ये रूल्स था कि जिसे वो सजा देते थे, ठीक है, जिसे वो सजा करते थे, जिसे पनिशमेंट देते थे, उसी से ही उसके लिए हथियार भी जुटवाते थे, अर्थात उसे मारने के लिए डंडी भी उसी से ही मंगवाते थे। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था, बलि का बकरा, कि और कैसे कब तक बचा जाऊंगा, ऐसे करता वो अपनी लकड़ी का चुनाव, जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को इतना डर था मास्टर जी का, डंडी भी वो अच्छी वाली ही लाता था और उसे ऐसे लगता था बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता था। इस लाइन का अर्थ देखिए, बलि का बकरा अर्थात जिसे पनिशमेंट मिलता था वो मास्टर जी के संतोष को, कि ऐसी डंडी लेके जाऊं जिससे टीचर संतुष्ट हो, उसका ध्यान रखकर वह अपने लिए हथियार चुनता था। धन्नाराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया।
देखिए, अब हर बच्चा बेटा होशियार नहीं होता, हर बच्चे में एक जैसा दिमाग नहीं होता। कोई मंदबुद्धि होता है, कोई तुरंत किसी भी टॉपिक को तुरंत कैच कर लेता है, किसे थोड़ा टाइम लगता है, कोई स्लो लर्नर होता है। ठीक है, तो 12 का पाढ़ा मास्टर जी देखिए 12 का पाढ़ा लर्न कराया। 12 का तो कर दिया किसने? धन्नाराम ने। लेकिन 13 का पाढ़ा लर्न कराने के लिए पूरा दिन उसे, समझो 13 का पाढ़ा याद नहीं हो पाया। पूरे दिन घोटा पर, फिर भी उसे 13 का पाढ़ा याद नहीं हो पाया। घोटा लगाने पर भी, अर्थात पूरा दिन धन्नाराम को 13 का पाढ़ा याद करवाया, लेकिन फिर भी उससे 13 का पाढ़ा याद नहीं हुआ। किससे? धन्नाराम से। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पाढ़ा सुनने को कहा, छुट्टी हो गई तो भी देखो टीचर ने उसे छोड़ा नहीं, उसे कहा एक बार और सुना दो। तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते ही, जैसे 3 तक तो सुना दिया होगा, 13 त्रीजा तक सुना दिया होगा, अब 13 फोरजा पे वो अटक गया। ठीक है, पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। इस बार उसके लाए हुए बेंत से उसे नहीं मारा, बल्कि जबान की, कहते हैं ना तलवार का घाव भर जाता है लेकिन वाणी के घाव कभी नहीं भरते। ठीक है, तो ऐसा वाणी का, ऐसा जबान का ऐसा चाबुक लगाया। मास्टर जी ने देखिए क्या कहा धन्नाराम को, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, क्योंकि वो लुहार था। मास्टर जी ने धन्नाराम को क्या कहा, तेरे तो दिमाग में ही लोहा भरा हुआ है। इस पर मास्टर जी ने उसके लिए लाए हुए बेंत का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसे वाणी का चाबुक लगा दिया और क्या कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा, अर्थात तुम्हें पढ़ाई कहाँ से आएगी, तुम्हारे तो दिमाग में लोहा ही भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा भरा है अर्थात तेरे दिमाग में तो कुछ नहीं बैठता। कहते हैं ना तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ से आएगा। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धन्नाराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। टीचर ने क्या किया, अपने थैले में से अपनी दरातियाँ निकाली, क्योंकि धन्नाराम का जो पैतृक कार्य था वो क्या था, लुहार थे, लोहे का काम करते थे। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धन्नाराम के पिता की नहीं थी। धन्नाराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूंकने का, सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। ठीक है, करते थे, और जरा सी गलती होने पर 6 बेंत हथा जो कि हाथ लग जाता, उसी से अपना प्रसाद देते थे। देखिए क्या कहानी क्या चल रही है, हमारा पूर्व प्रसंग क्या चल रहा था कि अध्यापक जब धन्नाराम की पिटाई करते थे तो धन्नाराम को पीटने के लिए जो भी हथियार मंगाया जाता था, अर्थात बेंत वगैरह, डंडी वगैरह, वो उस पनिशमेंट देने वाले बच्चे से ही मंगाई जाती थी। लेखक कह रहे बचपन में ही जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बहुत जैसे ही हाथ पैर चलाने लायक हुआ, तो पिता ने उसे धोखनी फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगे। फ़र्क इतना था कि मास्टर जी गलती करने पर सज़ा देने के लिए हथियार उसी से ही मंगाते थे, लेकिन पिता देखते कि कोई गलती की तो जो हाथ में आता, जैसा बेंत हाथ में आता, उसी से उसकी पिटाई कर देते थे। गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे।
धन्नाराम के पिता का नाम क्या था? गंगाराम। और जरा सी गलती होने पर छड़, बैंत, हत्था जो कुछ भी हाथ में आता उससे उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। अब धन्नाराम के पिता की मृत्यु हो गई तो धन्नाराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धन्नाराम का आफर कहने लगे थे। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद जो ये लोहार का काम था वो उसने सहज भाव से संभाल लिया, अर्थात वो काम उसे आ गया और पिता की काफर पर, जहाँ उसके पिता बैठकर कार्य करते थे, लोहार का काम करने के लिए जो जगह निश्चित थी उस पर धन्नाराम बैठकर काम करना शुरू कर दिया था। और लोगों को ये लगा कि कब गंगाराम के आफर को धन्नाराम का आफर लोग कहने लगे, अर्थात धन्नाराम भी अपने पिता की तरह ही प्रसिद्ध हो गया। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त की। जब वो 5th तक की पढ़ाई कर चुका था तो मोहन को स्कूल से स्कॉलरशिप मिली। त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। देखिए बेटा, जब थोड़ा सा कुछ मिलता है तो व्यक्ति और अधिक मोटिवेट होता है। अब जैसे मोहन को 5th क्लास में स्कॉलरशिप मिली तो पिता को लगा कि ये आगे और भी बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, मैं इसे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक, जो हमारे पूर्वजों का धंधा चला आ रहा था, उसने उन्हें निराश कर दिया। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। देखिए, पिता ने क्या सोचा कि मैं इसे मेरा पैतृक काम नहीं कराऊंगा, जो हमारे पूर्वज करते आए फिर मैंने किया, मैं ये कार्य उससे अब नहीं कराऊंगा, क्योंकि उससे तो मुश्किल से परिवार का आधा पेट भर पाता है। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। देखिए, उन्हीं की ही नहीं, सिर्फ मोहन के पिता ही नहीं, ऐसे जाने कितने पिता हैं, कितनी माता हैं जिनके सारे सपने, जिनकी सारी उम्मीदें उनके बच्चों पर टिकी होती हैं। और बेटा, बच्चे अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो आप सोच के देखिए एज ए पेरेंट्स कितना दुख होता होगा पेरेंट को। तो हर पिता का ये सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा बने। अब मोहन के पिता को था कि जब होशियार है और ये घर की दरिद्रता यही कहीं ख़त्म कर देगा, अर्थात ये कुछ बन जाएगा तो घर के कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उनकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने पर भी सब कुछ नहीं हो जाता। बेटा, सिर्फ इच्छा मात्र से ही कुछ नहीं होता। परिस्थिति व्यक्ति को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। कोई इस बात को नहीं जानता किसके भाग्य में क्या लिखा है। जैसा लिखा होता है ईश्वर वैसे ही कार्य व्यक्ति से कराता है। देखिए, इच्छा होने से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली, अब देखिए 5th तक की पढ़ाई यहाँ पूरी हो गई, अब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल भेजना था। अब वो जो स्कूल था वो 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। जो तो वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम उस स्कूल में लिखवा दिया। 2 मील डेली चलना पड़ता था, रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी का पानी आ जाता था मार्ग में, उस नदी पानी को पार करके उस स्कूल तक जाना होता था। लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी
बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। अर्थात बच्चे को भी समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने लगी। ठीक है, पहाड़ के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पत्ते आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की। अनुभवी घसियारे तो जिन्हें उस पानी का एक्सपीरियंस था कि पानी में से कैसे निकलना, लेकिन किनारे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद मोहन के पिता वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहे। उनके पिता को अब उसके भविष्य को लेकर चिंता हो गई थी। देखिए मोहन जो था प्राइमरी तक की पढ़ाई गांव में कर ली। अब गांव से 2 मील दूर जाकर एक स्कूल था। पिता को लगा कि ये बहुत होशियार है, मैं इसे उस स्कूल में दाखिला दिलवा देता हूँ। तब स्कूल में भेजा, लेकिन मार्ग में नदी का पानी बहता था। ठीक है, पहले उस पानी को पार करना होता था, फिर वहाँ से स्कूल जाना होता था। तो ऐसे पहुँचते न पहुँचते मटमैले पानी का रेला तक उन तक पहुँचा। वे लोग किसी तरह सकुशल इस पार पहुँचने में सफल हो गए। लेकिन जब मोहन के पिता को पता चलता है तो उसके पिता बहुत अधिक घबरा जाते हैं और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर देखिए क्या होता है। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक, उनके ही परिवार का, पुरोहित परिवार का एक युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। ठीक है, फैमिली का ही कोई व्यक्ति छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसका नाम क्या था? रमेश। बातों ही बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। मोहन के पिता ने बातों ही बातों में उसे वंशीधर की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल उसकी अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। ठीक है, जब रमेश को मोहन के पिता ने ये बताया कि मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की कि ऐसे मार्ग में पानी भर जाता है, कैसे वो रोज जाए आए, उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को, रमेश ने क्या कहा कि मोहन को मेरे साथ लखनऊ भेज दो। 5वीं तक यहाँ पढ़ा, आगे मैं उसे पढ़ाऊँगा। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वे अच्छी तरह पढ़ लिख जाएगा। रमेश ने क्या कहा कि मोहन को आप मेरे साथ भेज दीजिए। कहाँ पर? लखनऊ। और वहाँ पढ़ लिख कर, शहर भी बड़ा है, अच्छी स्कूल है, अच्छा पढ़ लिख जाएगा। ठीक है, आज हम बेटा इतना ही कराएंगे। इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। जितना पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। देखिए अब तक हमने जो पढ़ा कि किस तरीके से धन्नाराम अपने लोहार की दुकान पर काम करता है और मोहन अभी शहर पढ़ाने के लिए उसके पिता, उनके कोई रिश्तेदार रमेश के साथ उसे शहर में पढ़ाने के लिए बाहर भेज देंगे, लखनऊ। ठीक है, जैसा कि रमेश ने कहा सहानुभूति दिखाते हुए कि
वहाँ तो एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख जाएगा। रमेश ने क्या कहा, और बड़े शहर में रहेगा, वहाँ पढ़ेगा और होशियार हो जाएगा। तो इसे तुम मुझे अपने साथ ले जाने दो, इसे मैं ले जाऊँगा। ठीक है, इतना आज आपको कराया बेटा। इससे आगे का जो भी प्रसंग है वो कल मैं पढ़ाऊँगी, और आप पूरी कहानी को पढ़ लेना। होमवर्क नोटबुक में बेटा जो भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है उसके लेखक का परिचय तुरंत कर लिया करो। ठीक है, और जहाँ भी कहीं कोई हार्ड वर्ड आता है उस हार्ड वर्ड को भी अपनी नोटबुक में लिख लिया करो। ठीक है, थैंक यू।